Assalamu alaikum students. Today we will continue our third chapter and our topic for today is human environment relationship. इंसान का environment के साथ उसके इर्द गिर्द माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, क्या relationship होता है, वो आज हम पढ़ेंगे. So atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere collectively form the natural environment for the human beings. कल हमने ये 4 natural spheres पढ़े थे. एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने एयर के बारे में, लाइथोस्फेयर में लैंड के बारे में, हाइड्रोस्फेयर में वाटर के बारे में और बायोस्फेयर में लाइफ जिसमें ह्यूमन बींग्स भी थे, प्लांट्स भी थे, एनिमल्स थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था. तो वो कहता है ये कलेक्टिवली फॉर्म करता है एक नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि डेफिनेटली एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं. ह्यूमन बींग्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट, with this environment, but this relationship is not the same everywhere on the earth due to diversity in physical landscape climate. अब यहाँ पे अगले लाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही है कि हर इंसान का या तमाम ह्यूमन बींग्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने इर्द गिर्द माहौल के साथ, पर ये रिलेशनशिप सेम नहीं होता. जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं उनका जो ताल्लुक़ है या रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ वो डिफरेंट होगा. जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट होगा. और फिज़िकली लैंडस्केप में भी फ़र्क आ जाएगा. जो लोग प्लेन में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल और होगा, जो माउंटेन्स में रहते हैं उनका लाइफस्टाइल ही और होगा. तो ये चीज़ें मैटर करती है और हम आगे देखेंगे ये किस तरह से डिफरेंट है. पहला नंबर 1 है क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स. अब सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लाइमेट का इंसान के साथ क्या ताल्लुक़ है. आर अर्थ इज़ सो बिग दैट द क्लाइमेट फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स इज़ नॉट सिमिलर. जैसे हमने बात की पहले भी, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट है हर जगह पे, मुख्तलिफ लैंडस्केप पे, तो मौसम भी तब्दील होता है और ओवरऑल इन्वायरमेंट में भी चेंजिंग आती है. अ लॉट ऑफ वेरिएशन इज़ फाउंड ड्यू टू विच द फूड, क्लोथिंग एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट. क्योंकि मौसम में जब तब्दीली आती है, क्लाइमेट में तब्दीली आती है, तो उसके साथ खाना, आपके कपड़े और आपका लिविंग स्टाइल जो होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है. अब जाहिर सी बात है, अगर आप सर्दी और या ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप माउंटेन्स पे रहते हैं, मरी वाली साइड पे, तो आप चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल या गर्म मशरूबात का इस्तेमाल, सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे बनस्बत आप ठंडे मशरूबात या कोल्ड ड्रिंक्स है इनका कम इस्तेमाल करेंगे. जबकि गर्म इलाकों में ठंडे मशरूबात का या जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जबकि कॉफ़ी और ये चीज़ें आप कम इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह अगर आप कोस्टल एरियाज़ में समंदर के करीब रहते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आप मछली, सी फूड, इस तरह की फ़िशेस वगैरह आप ज़्यादा खाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स या अदर एरियाज़ जहाँ पे समुंदर के पास लोग नहीं रहते. वो शायद मछली ना खाएं, ज़्यादा चिकन या दालों पर या जो ज़मीन से निकले हुए वेजिटेबल्स हैं उस पर शायद इन्हसार करें. इसी के बाद आगे वो कह रहा है, डू यू नो मोर देन हाफ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ टू ह्यूमिड, टू ड्राई और टू कोल्ड. यहाँ पे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डू यू नो में कि क्या आपको मालूम है कि आधी से ज़्यादा जो सरफेस है अर्थ की, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, हब्स है वहाँ पे, या बहुत ड्राई है, या बहुत खुश्क है, या बहुत ठंडी है, या बहुत ज़्यादा कोल्ड है. अब वो कह रहा है दैट इज़ वाई इट इज़ लीस्ट पॉपुलेटेड. इसीलिए ये वाले रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो सर्दी है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होते. तो वो कौन से फिर रीजन्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. उन जगहों में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, एक सूटेबल टेम्परेचर हो, वहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है. यहाँ पे कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. अगर आप इन पिक्चर्स को देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़बारी है और कोल्ड मौसम की वजह से, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से वूलन क्लोथ्स या फर क्लोथ्स पहने हैं और ऐसे कपड़े पहने हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं. अब ये अगर आप देखें वार्म क्लाइमेट के अंदर, तो यहाँ वार्म क्लाइमेट पे लोगों ने वो कपड़े पहने हैं जो आप अमूमन हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं. तो आप कोल्ड क्लाइमेट के हवाले से देखें तो यहाँ वो कह रहे हैं इनकी डाइट फ़िश होगी, जबकि इनकी सिंपल डाइट होगी या वो डाइट होगी जो गर्मियों में खाई जाती है. इसके बाद है वेरिएशन इन क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स द कलर, फिजिक एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन बींग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा मौसम होता है, वैसे ही लोगों की रंगत भी होती है, वैसे ही लोगों की फ़िज़ीक भी होती है, फ़िज़िकली कैसे होते हैं वो, और उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी उस पर अफेक्ट होती है. अगर ज़्यादा ठंड हो या सर्दी का मौसम हो तो अमूमन लोग इतना फ़िज़िकली काम नहीं कर पाते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है. जबकि जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहाँ पे उन लोगों की कैपेबिलिटीज़, वर्किंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होगी.
तो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे, मौसम पे। इसके बाद हमने बात करनी है फिजिकल लैंडस्केप एंड ह्यूमन बींग्स। हमने पहले भी फिजिकल लैंडस्केप की बात की है, जिसके अंदर हमने फिजिकल लैंडस्केप में माउंटेन्स की बात की, प्लेन्स की बात की, डेजर्ट्स की बात की। तो आज इस बार हमने वही डिस्कस करना है इसमें कि फिजिकल लैंडस्केप का ह्यूमन बींग्स के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। ऑल्दो द प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, जो प्लेन एरिया है डेफिनेटली वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। However, human beings are also settled in mountains and deserts and have adjusted their lives according to that environment, to the environment. कि डेफिनेटली प्लेन में ज़्यादा आबादी होती है या पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी माउंटेन्स और डेजर्ट्स में भी लोग रहते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। माउंटेन्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। पीपल लिविंग इन माउंटेन्स आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे लिव इन डिफिकल्ट टेरेन्स। अब जो लोग पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं या जो पहाड़ी लोग होते हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो टेरेन्स में ऊपर नीचे उन्होंने आना जाना होता है, तो उस पर ज़ोर ज़्यादा लगता है, तो फिजिकली नेचुरली वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो प्लेन में लोग रहते हैं उनको शायद इतनी तगोदो या मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि ये माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, शायद उस जो माउंटेन में लोग रह रहे हैं उसका घर ऊपर हो, स्कूल पहाड़ से थोड़ा नीचे हो, तो उसको ज़ाहिर है उतरना पड़ेगा स्कूल आने के लिए नीचे, फिर वापस जाने के लिए उसको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से माउंटेन्स में जो लोग होते हैं वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। No flat land is available in mountains, that is why slopes are cut into terraces for small scale cultivation of small crops, of some crops like maize, rice, tea and fruits. अब डेफिनेटली क्योंकि प्लेन माउंटेन्स के ऊपर कोई प्लेन जगह नहीं होती, तो फिर उनकी स्लोप्स को काटा जाता है। अगर आप इसको माउंटेन को यहाँ से ऐसे समझें, तो इस एरिए को ऐसे करके कट किया जाएगा ताकि ये माउंटेन इस शेप में हो जाए, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा लैंड होता है इसके ऊपर मुख्तलिफ क्रॉप्स जिसमें मेज़, राइस, टी, फ्रूट्स वगैरह है वो कल्टीवेट किए जा सकें। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, विंटर्स आर सिवियर इन माउंटेन्स वाइल समर्स आर प्लेजेंट, लाइफ बिकम्स पैरालाइज ड्यूरिंग स्नोफॉल। अब जाहिर सी बात है पहाड़ों पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, तो विंटर्स जो हैं वो ज़रा मुश्किल होती हैं, जबकि समर्स वहाँ पे अच्छा होता है, प्लेजेंट होता है, और इसी वजह से लाइफ कभी कभार वहाँ पे ज़िंदगी वहाँ मफलूज हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, अगर वहाँ पे कोई ब्रिज है तो ब्रिज ब्लॉक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से सर्दियाँ पहाड़ों की मुश्किल होती है बनस्बत गर्मियों के, गर्मी आसान होती है वहाँ की। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डेवलप रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क। तो जाहिर सी बात है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर कोई फ्लैट ज़मीन नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ पे रोड और रेलवे नेटवर्क बनाना भी मुश्किल होता है। फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन्स, सो वुड कटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, जंगलात होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वुड कटिंग भी होती है, और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके जो मौशी हालात हैं इससे बेहतर होते हैं, आप ज़ाहिर है वुड को कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। माउंटेन्स आर कंसिडर्ड ब्यूटीफुल टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इन द वर्ल्ड, और माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पे लोग घूमने फिरने आते हैं। मरी, एबटाबाद, नारायण का खान, K2 इवन लोग जाते हैं सर करने उस माउंटेन को, तो ये एक अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट है दुनिया में जो भी माउंटेन्स होते हैं। डू यू नो में कह रहा है 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिजाइड्स इन प्लेन। तो जो 80% आबादी है वो प्लेन में रहती है, प्लेन जगह पे रहती है, फ्लैट जगह पे रहती है, ना कि डेजर्ट्स और माउंटेन्स में। तो अब हम बात करेंगे प्लेन्स की, जहाँ पे 80% आबादी रहती है। प्लेन्स प्रोवाइड एन ईजी एनवायरनमेंट एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। डेफिनेटली प्लेन जो जगह हैं वहाँ पे एक ईजी एनवायरनमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट लैंड अलाउज लार्ज स्केल कल्टिवेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। डेफिनेटली क्योंकि ज़मीन फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट जगह होती हैं, तो यहाँ पे कल्टीवेशन भी की जा सकती है, क्रॉप्स को भी ग्रो किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रोड, रेलवेज़ बनाना भी आसान है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। माउंटेन्स में तो बहुत मुश्किल है, हमने ऊपर बात की थी। Climate is not too severe, that is why plains are densely populated as compared to mountains. और फिर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ का मौसम जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा होता है, सूटेबल होता है इंसानों के रहने के लिए, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने बात करनी डेजर्ट्स की। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन डेजर्ट्स इज़ वेरी लो। डेफिनेटली रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर जो आपकी रेनफॉल होती है या बारिश होती है वो बहुत कम होती है। दैट्स वाई देर आर नो परमानेंट रिवर्स इन डेजर्ट्स, इसलिए डेजर्ट्स के अंदर कोई परमानेंट रिवर्स नहीं होते, फॉर द टाइम बीइंग बनते हैं बारिश की वजह से, फिर वो एवेपोरेट हो जाते हैं। वेजिटेशन कवर इज़ एब्सेंट, वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर बहुत सवेयर होता है, समर गर्मी ज़्यादा होती है,
इसलिए कोई सूटेबल टेम्परेचर भी नहीं मिलता डेजर्ट्स में. ओनली कैक्टस एंड पाम ट्रीज या डेट ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट. सिर्फ एक कैक्टस और जो पाम ट्रीज होते हैं जहाँ पे खजूरें लगती हैं, सिर्फ वही यहाँ पे लगती है क्योंकि उनको गर्मी की ज़रूरत होती है और ये खजूरों के लिए सूटेबल है. पीपल स्पेंड अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. और यहाँ पे एक नोमैडिक लाइफ, एक वो ज़िंदगी जिसमें आप हंटिंग कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं चीज़ों को, और इन सर्च ऑफ फूड हमेशा रहते हैं. आपको इतनी आसानी से फूड नहीं मिल पाता. इसके बाद हमने बात करनी है वाटर एंड ह्यूमन बींग्स. In ancient times, there were no means of transportation. Man started his journey in waters, and with the help of circulating waves, traveling in boats and ships, he began to know the world. Definitely पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, जहाज़ नहीं थे, तो फिर पानी को इन्होंने देखा कि पानी के अंदर बोट्स और शिप्स चला के हम दुनिया में ट्रैवलिंग कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं. वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. ज़ाहिर है वाटर जो है एक बेसिक ज़रूरत है इंसान के लिए, ज़िंदगी के लिए. दैट्स वाई द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ओरिजिनेटेड नियर वाटर बॉडीज़. इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अगर आप पीछे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पानी के करीब उन्होंने अपनी रिहाइश बनाई. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हमने पढ़ा था, तो इंडस वैली के अंदर भी वो इंडस रिवर के इर्द गिर्द लोग रह रहे थे क्योंकि वहाँ पे पानी हमेशा इनकी ज़रूरत रही है, ज़ाहिर इंसान की ज़रूरत है. ना सिर्फ वो पीने के लिए भी होता है बल्कि आपकी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अंदर भी वो काम आता है. आगे है वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. लेट अस हैव अ लुक. ओशियंस की फॉर्म में है. सबसे पहले ओशियंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ओशियंस इसलिए भी ज़रूरी हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है, और आजकल के दिनों में तो हज़ारों ही शिप्स यहाँ पे चल रही हैं. और अबाउट हाफ ऑफ द ट्रेड कमोडिटीज़ इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ क्रूड ऑयल ओनली. और आधे से ज़्यादा तो यहाँ पे सिर्फ तेल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. ऑयल जो पेट्रोलियम है, डीजल है, ये चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं. अबाउट 6000 ईयर्स अगो इजिप्शियंस मेड कैनॉयज रोड बाय ओर्स. अगर आप यहाँ पे देखें कैनॉयज हैं, इस तरह के शिप्स होती थी जो हवा की मदद से चलती थी, और ये इजिप्शियंस ने बनाया था, और ये हवा की मदद से चलती थी. तकरीबन 5000 साल पहले जो है, ये तकरीबन आज से 5000 साल पहले या तकरीबन 6000 साल पहले अगर आप देखें तो ये पहले होती थी. द रोमन्स कंस्ट्रक्टेड शिप्स फॉर ट्रेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो. और रोमन्स ने फिर अपनी शिप बनाई 2000 साल पहले तक. तो आप देख लें इसकी शिप की हिस्ट्री बहुत पुरानी है. तो सबसे पहले अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो शिप्स आई हैं. कार्स, एरोप्लेन्स, मोटर बाइक्स, ये चीज़ें तो बहुत बाद में आई हैं. शिप्स, बोट्स ये बहुत पहले आ गई थी. लोगों को बहुत पहले समझ आ गया था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए समुंदर एक अच्छा ज़रिया है. इसके बाद वो कह रहे हैं ओशियन फ्लोर्स आर हैबिटेट फॉर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज ऑर्गेनिजम्स वर नॉट पॉसिबल बिफोर 1850 AD. 1850 से पहले लोगों को नहीं पता था कि समंदर के अंदर भी कोई फूड है, या ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं था कि फ़िशेस के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है. एंड देयर वाज नो सोर्स ऑफ गोइंग डीप इनटू द ओशियंस, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा तरीक़ेकार नहीं था कि डीप सी में या ओशियन में जा सकें. अब तो स्कूबा डाइविंग भी होती है और बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, आप उनको पहन के समंदर के अंदर डीप जा सकते हैं. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सबमरीन दिस हैज़ बिकम पॉसिबल एज वेल. और क्योंकि अब सबमरीन भी है तो सबमरीन की मदद से भी लोग नीचे जा सकते हैं. अबाउट 85% ऑफ द फिश कैच ऑफ द वर्ल्ड कम्स फ्राम ओशियंस एंड रिमेनिंग 15% इज़ फ्राम लेक्स एंड रिवर्स. तो तकरीबन 85% फिशेस जो हैं जो पकड़ी जाती हैं वो ओशियंस के अंदर से पकड़ी जाती हैं, बल्कि बाकी रिमेनिंग जो 15% है वो रिवर्स, लेक्स और बाकी जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ से निकाली जाती हैं. और ओशियंस क्या हेल्प करते हैं? आपका मौसम को, क्लाइमेट को मॉडरेट रखता है.